ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मौसम विभाग के मानसून में वर्षानुमान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं IMD महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक। भारतीय मौसम विभाग ने इस वर्ष के लिए मानसून की भविष्यवाणी कर दी है। मानसून यानी देश को मिलने वाली वह बारिश जो मुख्य रूप से हमारे कृषि का आधार वर्षों से रही है। इस बार भारतीय मौसम विभाग ने सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जताई है। इसी विषय पर आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और विस्तार से जानेंगे कि इसका आशय क्या हुआ और कुल मिलाकर मौसम विभाग की जो भी जानकारियां हैं वह किस रूप में हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे कृषि के लिए और वर्षा का जो वितरण होगा उसके लिए जानकारी देने में सहायक है। हमारे साथ आज इस विषय पर चर्चा के लिए आमंत्रित हैं भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम यही समझना चाहेंगे कि इस वर्ष सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। 106% के आसपास वर्षा का वितरण होगा, वर्षा का प्रसार होने वाला है, ऐसा कहा गया है। इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ? आम लोगों की जुबान में इसका क्या मतलब हुआ? भारत की अर्थव्यवस्था को देखें तो लगभग यहाँ 60% पॉपुलेशन कृषि के ऊपर निर्भर करते हैं और कृषि क्षेत्र में आप थोड़ा आलोचना करें आप देखेंगे हमारे मानसून सीजन में लगभग 70 to 90% रेनफॉल रिकॉर्ड किया जाता है एनुअल रेनफॉल की। और जब मानसून रेनफॉल होता है ये लार्ज स्केल वेरिएशन दिखाता है ईयर टू ईयर और विद इन सीजन भी। इसलिए ये जो डेविएशन कभी कभी होता है रेनफॉल पे इसका बड़े असर देखने को मिलता है कृषि क्षेत्र में। कहाँ फ्लड्स, कहाँ ड्राउट्स और कहाँ भी ज्यादा बारिश होते हुए क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। वेरियस टाइप्स ऑफ डिजास्टर ये मानसून सीजन में देखने को मिलता है। तो इसीलिए भारत मौसम विज्ञान विभाग हर साल आने वाले मानसून सीजन में कितना बारिश होगा और इसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा इंडिया में इसका पूर्वानुमान देता है। इस साल जो पूर्वानुमान जारी किया गया कि नॉर्मली जितना बारिश होता है इससे ज्यादा बारिश होगा और क्वांटिटेटिवली 106% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज होने का संभावना है। मॉडल एरर होगा ±5%। लगभग 87 सेंटीमीटर बारिश होता है हमारे देश में 1 जून से शुरू करके 30 सितंबर तक हम एक्यूमुलेटेड रेनफॉल की बात करें। मगर ये जो बारिश का जो आज पूर्वानुमान हुआ इसका मतलब है कि 87 सेंटीमीटर की 106% बारिश होगा कंट्री होल। ये एक खुशखबरी है हमारे कृषि क्षेत्र के लिए। सफिशिएंट पानी मिलने का संभावना है। इसके साथ साथ जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है अच्छा बारिश होने से वो भी रिचार्ज हो जाता है। जिससे हम लोग पता है कि स्पेशली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ग्राउंड वाटर बहुत यूज होता है इरिगेशन वगैरह के लिए। इससे डिप्रेशन भी दिखाई दे रहा है और इंटीरियर पेनिनसुला एरिया में भी जैसे तेलंगाना और एडजॉइनिंग एरिया में भी ग्राउंड वाटर डिप्रेशन हुआ है। तो अच्छा बारिश होने से इसका रिचार्ज होगा और हमको ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन और अदर एप्लीकेशन पे यूजफुल कर सकते हैं। तीसरा है कि जो पावर जनरेशन आप देखेंगे कि जो मेन रिजर्वायर्स है कंट्री में उसे अच्छा पानी होता है तो पावर जनरेशन में सुविधा होता है। और ये जो एबव नॉर्मल रेनफॉल होने का हम संभावना दिखाई दे रहे हैं इसमें भी रिजर्वायर का स्टेटस अच्छा होगा जो कि इरिगेशन के लिए और पावर के लिए भी यूज हो सकता है। मगर इसके साथ साथ हम थोड़ी से विस्तृत में देखें कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जैसे असम, ईस्टर्न मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एरिया में बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना दिखाई दे रहा है। हम सभी को पता है कि जो एवरेज रेनफॉल जो होता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है। इसलिए थोड़ा डेफिशिएंट रेनफॉल वहां होने से इसका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। रेदर जो बाढ़ की संभावना होता है इसका संभावना थोड़ी कम हो जाएगा। दूसरा एरिया है जैसे उड़ीसा, एडजॉइनिंग एरिया, झारखंड और वेस्ट बंगाल, वहाँ कुछ हिस्सा में हम बिलो नॉर्मल रेनफॉल प्रोबेबिलिटी का पूर्वानुमान किए हैं। और तीसरा है जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जहाँ भी हम बिलो नॉर्मल रेनफॉल का अनुमान दिए हैं। स्पेशली जो सेंट्रल इंडिया में जो उड़ीसा एंड एडजॉइनिंग एरियाज की हम बात कर रहे हैं वहाँ हम लोगों को तैयारी करना पड़ेगा जैसे बिलो नॉर्मल रेनफॉल से कैसे हम हमारे कृषि को सुधारें और कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इसके ऊपर न पड़े। और एक पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूंगा तो ऐसे अच्छा बारिश का पूर्वानुमान है। हम एक्सपेक्ट करें कि जो हेवी रेनफॉल है इनका फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी यानी तीव्रता ज्यादा होने का संभावना है मानसून सीजन 2024 में। इसकी वजह से कभी कभी जो हमारा हिमालयन रीजन है जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की वेस्ट कोस्ट रीजन जो है और कोई हिल एरिया है वहाँ क्लाउड बर्स्ट टाइप डेवलपमेंट हो सकता है। इसके लिए हम लोगों को तैयार करना पड़ेगा।
सो इस सब को देखते हुए हम यही बोलेंगे कि इस बार जो वो नॉर्मल रेनफॉल का पूर्वानुमान किया गया, ये कृषि क्षेत्र के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए, पावर रिसोर्सेज के लिए अच्छा तो है, मगर हमको भी डिजास्टर्स के लिए तैयार करना पड़ेगा, जैसे कि फ्लड्स का प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाता है और हेवी रेनफॉल फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का संभावना भी ज्यादा हो जाता है। आपने चर्चा की कि बादल फटने जैसी स्थितियां होती हैं। हालांकि मौसम विभाग की ओर से बादल फटने जैसी या अत्यधिक बारिश की आशंका की चेतावनी जारी की जाती है। यहां पर हम यह समझना चाहेंगे कि बारिश के लिए जो चेतावनी जारी की जाती है और साथ ही जो बादल फटते हैं, क्या उसे पिन पॉइंट किया जा सकता है? उसके बारे में सटीक आकलन क्या उस मौसम के समय में जैसे 2-4 दिन पहले संभावनाएं बन सकती हैं, जिससे लोग अधिक अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें? जब कोई एक लार्ज स्केल वेदर सिस्टम डेवलप होता है, जैसे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो कि मानसूनल लो प्रेशर सिस्टम हो, तब तो ये आसान हो जाता है कि बोलने की पॉसिबिलिटी है आपके क्लाउड बर्स्ट से वेदर सिस्टम डेवलप करने का, कि बादल फटने का। मगर बादल कहाँ फटेगा, कब फटेगा, इसका जानकारी देना मुश्किल है, क्योंकि ये जो क्लाउड बर्स्ट फेनोमेना है ये बहुत स्मॉल स्केल फेनोमेना है। कभी 1 विलेज से 2 विलेज पर असर पड़ता है और इसको डिटेक्ट करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सारे क्लाउड बर्स्ट फेनोमेना मोस्टली हिल एरिया में होता है और हिल एरिया में ऑब्जर्वेशन ग्राउंड ट्रूथ मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ जनवसति नहीं होता है। इसके साथ साथ जो हम कोशिश किए हैं रिसेंट ईयर्स में कि वेस्टर्न हिमालय रीजन में हम 10 रडार्स लगाए हैं, इसमें तो डिटेक्शन इंप्रूवमेंट हो रहा है और इंटेंस रेनफॉल हो रहा है कि होने का संभावना है, तो इसका जानकारी हम दे रहे हैं आजकल। और क्लाउड बर्स्ट एज सच इसका लोकेशन स्पेसिफिकली डिटरमाइन करना बड़ा मुश्किल है और मॉडल भी इसको प्रेजेंट कर स्थिति है इसमें प्रेडिक्ट नहीं कर पाया, ना सिर्फ इंडिया में, पूरी वर्ल्ड में। कोशिश जारी है, जैसे हमारा ऑब्जर्वेशन सिस्टम धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है और मॉडलिंग सिस्टम इंप्रूव हो रहा है, शायद इन फ्यूचर हम लोग क्लाउड बर्स्ट जैसे फेनोमेना को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर एक और जो सवाल हमारे मन में बन रहा है कि मौसम के पूर्वानुमान स्थानीय फैक्टर्स पर, यानी जो लोकल फैक्टर्स कई बार उस पर भी प्रभावित होते हैं। यदि हम महानगरों के चलन को देखें तो महानगरों के लिए कई बार पूर्वानुमान होता है कि बारिश यानी होने की संभावना है और बादल बनते भी दिखते, लेकिन बारिश हो नहीं पाती। क्या इसके लिए अर्बन हीट सेंटर जैसे कारक जो लोकल फैक्टर हैं वो यानी बढ़ रहे हैं, जिसके चलते ऐसा होता है, या कोई दूसरे कारक संभावित हैं? मानसून की जो बारिश होता है ये मेनली 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक है कि लार्ज स्केल प्रोसेसेस, दूसरा होता है कि रीजनल स्केल प्रोसेसेस ऑफ मानसून, और तीसरा होता है लोकलाइज्ड प्रोसेसेस। और ये जो बात आपने करें वो इसको हम बोलते हैं लैंड यूज, लैंड कवर। जैसे अर्बन एरिया हम लेते हैं तो अर्बन एरिया में जो हमारा लैंड यूज, लैंड कवर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो जाता है। जो हमारा जमीन था वहाँ कंक्रीट स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है, सो अब ग्रीन स्ट्रक्चर नहीं मिलता है, आपको सभी कंक्रीट स्ट्रक्चर मिलता है। और ये सभी एक हीट आइलैंड जैसे काम करता है, हीटिंग ज्यादा होता है। हीटिंग ज्यादा होने से लोकलाइज्ड कन्वेक्शन डेवलप होता है और ये रेनफॉल इंटेंसिटी को बढ़ाता है। ये प्रमाणित हुआ है कि आप कोई एक अर्बन एरिया में सेंटर ऑफ द सिटी में रेनफॉल मेजर करेंगे और इसके आउटस्कर्ट में रेनफॉल मेजर करेंगे, देखेंगे कि सेंटर में ज्यादा बारिश होता है। एक तो रीजन है टेम्परेचराइज होता है, दूसरा होता है कंक्रीट स्ट्रक्चर की वजह से जो विंड फ्लो होता है, विंड यहाँ ज्यादा कन्वर्स हो जाता है, कन्वर्जेंस होता है विंड का, और इसलिए बारिश भी बढ़ जाता है। श्रोताओं, यहाँ पर बात ये हुई कि कई बार जो हम गांव घर में भी देखा करते हैं कि खेत के एक कोने में बारिश हुई और दूसरे खेत की उसी कोने में बारिश नहीं हुई और अच्छी बारिश कुछ ही दूर में हो जाती है। वैसा ही महानगरों में देखा जा रहा है और उसका कारण सर ने बताया कि इसका जो कारक होता है लोकलाइज्ड, बिल्कुल स्थानीय जो कारक होते हैं वो हवा की गति को बदल देते हैं, जिसके चलते वहां की बारिश प्रभावित हो सकती है, हो जाती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में कहा गया है कि अल नीनो घट जाएगा क्योंकि ला नीनो है, यानी सक्रिय हो रहा है या हो जाएगा मानसून के शुरू होते होते। ये अल नीनो, ला नीनो किस रूप में भारत ही नहीं पूरी दुनिया के मौसम चक्र को प्रभावित कर रहे हैं और इस वर्ष क्या हमारे पक्ष में जा रहा है, इसका क्या आसार बन सकता है आने वाले दिनों में? आपको जैसे पता होगा कि स्ट्रांग एलिनो कंडीशन डेवलप हुआ था इक्वेटोरियल पैसिफिक में, तो धीरे धीरे ये वीक होते हुए अभी मॉडरेट एलिनो कंडीशन प्रिवेल हो रहा है। हमारा पूर्वानुमान है कि जब तक मौसम मानसून आ जाएगा, मैंने 5 जून के आसपास, जो नॉर्मली आता है केरला कोस्ट के पास, तब ये मॉडरेट एलिनो कंडीशन वीक होते हुए एक न्यूट्रल कंडीशन में परिणत हो जाएगा। और जब फिर हम मानसून सीजन के अंदर आगे बढ़ेंगे, सेकेंड हाफ ऑफ मानसून सीजन यानी अगस्त सितंबर में लानिना कंडीशन डेवलप हो सकता है। और पास्ट में देखा गया कि जब एलिनो कंडीशन होता है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है रेनफॉल के ऊपर, मैंने रेनफॉल कम होता है 60% ऑफ ईयर्स में, और जब लानिना कंडीशन होता है रेनफॉल ज्यादा होता है। तो इस बार लानिना फेवरेबल है भारत में मानसून सीजन के अंदर बारिश होने के लिए।
यानी कुल मिलाकर स्थितियां हमारे लिए अनुकूल बनती दिख रही हैं। यहाँ पर सर एक कह लें कि प्रश्न ये बनता है कि ठीक है कि प्रकृति पर हमारा नियंत्रण प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, नेचर को हम नहीं चेंज कर सकते, मॉनसून को भी हम प्रत्यक्ष रूप में कोई उसमें परिवर्तन नहीं ला सकते, लेकिन मौसम अनुकूल बना रहे उसके लिए क्या हम मानवों के हाथ में कोई उपाय है जिससे हम लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजी के तहत उस पर काम करें और उससे मौसम हमारे अनुकूल रहे? देखिए, ये प्राकृतिक कारण से जो मौसम हम एक्सपीरियंस करते हैं, इसको मॉडिफाई करने के लिए बहुत सारे देशों में कोशिश हुआ है। भारतवर्ष में लोग कोशिश की हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल रेन मेकिंग के लिए, फॉग डिस्पर्सल के लिए, हेल सप्रेस करने के लिए। ये एक ऐसा साइंस है जहां ह्यूमन बीइंग इंटरफेयर करके नेचुरल अकरिंग वेदर फेनोमेना को मॉडिफाई कर सकते हैं, और मॉडिफिकेशन के बाद आप इसको मैनेज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कल कोई बिगर इवेंट होने वाला है और आप चाहते हैं कि यहाँ बारिश ना हो, तो इसके लिए प्रावधान हो सकता है। इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है ग्लोबली, जबकि वेदर मॉडिफिकेशन का बात तो दूसरे कंट्री चल रहा है, इंडिया में भी चल रहा है। और वेदर मैनेजमेंट जो थर्ड स्टेज है, अभी हम वेदर फोरकास्टिंग में, सेकंड स्टेज है वेदर मॉडिफिकेशन एंड थर्ड स्टेज है वेदर मैनेजमेंट। तो इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च की जरूरत है और लोग रिसर्च भी कर रहे हैं। क्लाउड सीडिंग एक टेक्निक है जिसके तहत यानी हम बादल को आकर्षित करते हैं। क्या अपना देश उस शोध की दिशा में आगे बढ़ा है? दुनिया के कुछ देशों में, जैसे कि आपने चर्चा की कि वहां पर काफी कुछ काम हुआ है, अपने देश में क्या स्थिति है उस स्तर पर? तो मिनिस्ट्री ऑफ आर्थ साइंसेस के अंदर एक संस्था है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। यहाँ क्लाउड सीडिंग के ऊपर रिसर्च होता है। बहुत दिन पहले रिसर्च शुरू हुआ है, अभी भी रिसर्च चालू है। और इसका मतलब होता है कि हम आर्टिफिशियली जैसे हम रेन क्रिएट कर सकते हैं बादलों से, और दूसरे कंट्री में भी ये प्रयास जारी है। यहाँ आखिरी सवाल हम ये करना चाहेंगे कि लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे, अपनी धरती जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें अपना योगदान आम आदमी किस रूप में दे सकता है, उस पर यदि आप कोई सुझाव दे सकें या कोई संदेश दे सकें आम जनमानस को। क्लाइमेट चेंज जब हम बातें करते हैं तो ऑब्वियसली यही होता है कि जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, इसका तापमान बढ़ रहा है, और ये तापमान मैनमेड एक्टिविटीज के जरिए बढ़ रहा है। क्योंकि मैनमेड एक्टिविटीज में जो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन वगैरह जैसे गैस ओवर के एटमॉस्फेयर को जाता है, इसमें ये सभी गैसेस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए कोशिश हेल्प करते हैं। क्योंकि जो अर्थ सरफेस जो हीट एनर्जी एमिट होते हैं, इसको ये सभी गैस एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए यही प्रयास होगा कि हम लोग कैसे हमारे जो एक्टिविटीज है, तो डेली एक्टिविटी हो, जैसे ह्यूमन एक्टिविटी हो, कि कम्युनिटी एक्टिविटी हो, एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो, इसको ऐसे सस्टेनेबल करें जिसमें हम कम से कम ग्रीन हाउस गैसेस यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एक्सेट्रा को एटमॉस्फेयर को छोड़े। दूसरा ये है कि हम ऐसे एक इकोसिस्टम को बनाए रखे जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लें, जो मीथेन से एब्जॉर्ब कर लें, नाइट्रस से एब्जॉर्ब कर लें, सो दैट कंसंट्रेशन जो है एटमॉस्फेयर में इसका कम हो जाए। तो इसके लिए हम इंडिविजुअल स्तर पर बहुत सारे एक्शन ले सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम जो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर गाइडलाइन एक्शन प्लान दिया जाता है। हमारा भी 10 पॉइंट एक्शन प्लान है, जिसमें हम इंडिपेंडेंटली एक इंडिविजुअल जैसे ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कि ट्रांसपोर्ट का यूज हम कम कर सकते हैं, हमारा जो फूड हैबिट है इसी में हम परिवर्तन करते हुए जैसे हमारा कार्बन फुटप्रिंट इसको हम कम कर सकते हैं, प्लास्टिक यूज हम कम कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन को हम कम कर सकते हैं, डेफॉरेस्टेशन को हम सपोर्ट कर सकते हैं और पेड़ भी लगा सकते हैं। तो ये सभी छोटे छोटे कदम हम इंडिविजुअल स्तर पर उठाएं तो हम जो इसका एडवर्स इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का, इसको कम कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज का एडवर्स इम्पैक्ट यही है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से हमारा सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ सब कुछ प्रभावित हो रहा है। श्रोताओं, हमारे प्रयास से भी, आपके प्रयास से भी हम एक सामूहिक स्तर पर यदि अच्छी आदतों को अपनाएं तो बड़ा बदलाव ला सकते हैं, कह रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आप सभी श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मौसम विभाग के मॉनसून में वर्षा अनुमान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे IMD महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSTtalks@gmail.com
और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।